तो आज हम लोग यार टेस्ट करेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो सभी लोग करते हैं, दुनिया में सभी लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट करते हैं, लेकिन क्या उसमें से सारे लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट के एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं? तो ये आज हम लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे। ये थोड़ा हैंड राइटिंग बुरा है, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। हेलो एवरीवन गाइस, आई एम तथागत माजा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बायोलॉजी ब्रदर। तो आज हम लोग यार यहाँ पे करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की एमसीक्यू, स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो आज हम लोग यार टेस्ट करेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट तो सभी लोग करते हैं, दुनिया में सभी लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट करते हैं, लेकिन क्या उसमें से सारे लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट के एमसीक्यू सॉल्व कर पाते हैं? तो ये आज हम लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो हमने अपने शेड्यूल के हिसाब से लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी के थ्रू काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्चुअली विजुअलाइज करके समझा। अब हमारी बारी है यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने की। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ज़रूर से ज़रूर टाइम मिलने के बाद वो हमारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम और उसके साथ साथ फिंगर टिप्स प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करूँगा और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए और फाइनली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें से कितना आपने सही किया। और सही करने के साथ साथ ये चीज़ भी मेंशन करना कि आपको कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस जो होंगे यार वो एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड टाइम, बट आप जब कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत ही जल्दी एक एग्ज़ाम देने की तरह से आप ये कर पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो आई अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज़ इनहेरिटेड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला इनहेरिटेड है। यानी आपको यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है कि ये बेसिकली आपका जेनेटिक होगा, डेफिनेटली कुछ जेनेटिक चीज़ों से होगा। तो ये जो बोटुलिज्म है ये तो डेफिनेटली कुछ मसल का डिजीज़ नहीं है। टीटेनी जो है, हाँ ये कुछ तो मसल रिलेटेड ही है, लेकिन डेफिनेटली हमें पता है कि टीटेनी मतलब रैपिड जो स्पैज्म ऑफ मसल में होता है, तो ये उतना उसमें रेलिवेंट नहीं लगता। फाइनली जो दोनों में कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उनमें आते हैं, वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी और मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें आप सिंपली ये चीज़ से याद रख सकते हैं कि अगर आपने जो जेनेटिक्स चैप्टर है ना, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जहाँ पे है, उस वाले टॉपिक में अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे रिटन है कि डिस्ट्रोफिन जो जीन है ना, तो ये क्या होता है, ह्यूमन जीनोम में सबसे बड़ा जीनोम होता है, उसमें बेस पेयर का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रोफिन जो है वो कुछ जीन से रिलेटेड है। अगर जीन से रिलेटेड है तो डेफिनेटली अगर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, कुछ इनहेरिटेड हो रहा है एक से दूसरे की तरफ, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रोफिन जैसा आएगा। तो डेफिनेटली कौन सा वाला आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला। ये हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाला आंसर हो जाएगा। और इसको सिंपली आप किससे याद रख सकते हैं? इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं अपने जो डिस्ट्रोफिन से। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे डिस्ट्रोफिन। तो थोड़ा हैंड राइटिंग बुरा है, कंसिडर कर लेना। तो यहाँ पे जो मायस्थेनिया ग्रेविस है वो यहाँ पे इनहेरिटेड नहीं होता है, यहाँ पे डिस्ट्रोफिन होता है। और इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें काइंड ऑफ मसल का डिजीज़ है जिससे मसल को वो वीक बना देता है। और उसमें क्या होता है, मसल में जो स्केलेटल मसल जो होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उस प्रोटीन का लॉस होता है, या फिर सिंपली आप उसको वेस्टिंग ऑफ मसल कह सकते हैं। तो ये सब होता रहता है। और किस लिए होता है, किस चीज़ के कारण होता है? ये डिस्ट्रोफिन के कारण ही होता है। ये जितना मुझे याद है एक एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो जैसे हमें पता होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड कुछ इसमें डिजीज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन तैयार हो जाता है जो कि ये डिस्ट्रोफिन है, और ये स्केलेटल मसल में एक्यूमुलेट होता है और इसके कारण ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, जो कि बेसिकली मसल वेस्ट होता है और उसके साथ साथ मसल का थिनिंग होगा डेफिनेटली और मसल वीक हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल पहला हमारा सवाल था। अब हम चलेंगे सेकेंड सवाल पे। सेकेंड क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज़ है कि हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो ढूंढना है। तो मुझे देख के जितना पता चल रहा है कि ये रिब्स के रिलेटेड है, और ये वाला एक स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपका एक ओवरऑल रिवीजन भी हो जाता है कि रिब्स के बारे में क्या है।
तो अगर हम इसको रिवीजन पर्पज से देखें तो क्या है, हमारे जो जितने 12 पेयर ऑफ रिब्स है इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर ऑफ जो रिब्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एकदम हमारे जो स्टर्नम है उस स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते हैं। स्टर्नम कौन से साइड में होता है, डेफिनेटली आप लोग आंसर दिए होंगे कि ये हमारे कौन से, ये हमारे वेंट्रल साइड में होता है और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वहाँ पे सामने की तरफ यहाँ पे जो स्टर्नम पे अटैच होते हैं, और बाकी जो 8th 9th और 10th ये जो 3 पेयर्स ऑफ रिब्स है ये लोग कहाँ अटैच होते हैं, ये लोग वो जो 7th पेयर ऑफ रिब्स है उसके साथ वहाँ पे कार्टिलेज के थ्रू अटैच हो जाते हैं। और फाइनली 11th एंड 12th पेयर ऑफ जो रिब्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो लोग फ्लोटिंग होते हैं। तो ये 2 पेयर्स ऑफ रिब यानी 4 जो रिब्स होते हैं अल्टीमेटली वो फ्लोटिंग होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। पहला क्या कह रहा है कि देर आर 7 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिब्रोस्टर्नल वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। मैंने आपको समझाया था कि वर्टिब्रोस्टर्नल मतलब क्या, वर्टिब्रोस्टर्नल उसको तोड़ दो, उसको 2 हिस्से में तोड़ दो, वर्टिब्रल है और स्टर्नल है, यानी वो वर्टिब्रल कॉलम में भी होगा स्टर्नम में भी होगा। तो 7 पेयर है, ये तो सही लग रहा है अभी तक। अच्छा अगले पार्ट पे चलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल मैंने आपसे कहा था कि जो लोग क्या होते हैं कि कुछ कार्टिलेज के थ्रू वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो क्योंकि जो कार्टिलेज का जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और जैसे हमारे जो नॉर्मल जो बोन्स होते हैं उनके ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और वही हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनके लिए हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो इसीलिए वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो होगा वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कैसे जुड़ रहा है, वो कार्टिलेज के थ्रू। अगर कार्टिलेज के थ्रू जुड़ रहा है तो वो बेसिकली 7th के साथ जुड़ने की बात कर रहा है, और वो 3 पेयर्स है। तो अभी तक तो ये भी बिल्कुल अभी तक सही है, 3 पेयर्स यहाँ पे सही है, यहाँ पे 7 पेयर्स भी सही है। एंड फाइनली 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्टिब्रल रिब्स बेसिकली आपका जो फ्लोटिंग रिब्स है। क्यों वर्टिब्रल उसको कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्टेड है, ना तो सामने की तरफ स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ना कार्टिलेज के थ्रू 7th के साथ कनेक्टेड है। तो मुझे तो अब तक यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो ए वाला है यही सही आंसर है, मुझे सही आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। हालांकि इसमें अगर ये जो ऑप्शन है ये अगर 4th में दिया रहता तो हमें हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ता, तो थोड़ा इसमें देर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई ऐसा खास कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे 3rd क्वेश्चन पे, जो कि है एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो जॉइंट है ना ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार भी यहाँ पे पूछा गया है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पहला है कि ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ में प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपसे बोला था ये जो हमारे हाथ वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होते हैं, सैडल जॉइंट कहाँ होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा कि हमारे जो हाथ में जो यहाँ पे मैं 3rd वाला देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कार्पल्स जो है, यहाँ पे जो कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट आपका यहाँ पे होता है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3rd। अरे तो इसी के साथ हमें आंसर भी मिल चुका है, यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक ही में मिल रहा है। हाँ, ऐसे केस में क्या करना कि आप लोगों को ये चीज़ श्योर होना है कि आप जो एक कह रहे हैं कि क्या आप उसमें 100% श्योर है। अगर 100% श्योर नहीं है तो डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन भी क्रॉस चेक कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हिंज जॉइंट कहाँ होना चाहिए, तो बेसिकली आपके एल्बो जहाँ होते हैं तो एल्बो पे आपका हिंज जॉइंट होना चाहिए। तो बिटवीन ह्यूमेरस एंड आल्ना, तो डेफिनेटली ये सही आंसर होगा, क्योंकि ह्यूमेरस और यहाँ पे जो हमारे रेडियस आल्ना जो है ये सामने वाले पार्ट में होते हैं, तो उनके बीच में जो जॉइंट होना चाहिए वो हिंज जॉइंट होता है। तो हमारा आंसर तो बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद पीवोट जॉइंट, तो पीवोट जॉइंट आपको पता है एटलस और एक्सिस जो हमारे जो फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं तो उनका नाम है ये, और उनके बीच में डेफिनेटली पीवोट जॉइंट होता है। तो काफ़ी सिंपल है। और फाइनली सैडल जॉइंट कहाँ होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। यानी कार्पल में क्या होता है, कार्पल में आपको मैंने बोला कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, और उस कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका सैडल जॉइंट होता है। तो ये आपका बेसिकली 1 होगा, मैंने इधर से दिखा दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 3rd क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, तो कैल्शियम स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद आना चाहिए कि कैल्शियम कहाँ पे कुछ ट्रोपोनिन कुछ था क्या, कुछ ट्रोपोमायोसिन कुछ था क्या, कुछ मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं उनमें हेवी मेरोमायोसिन लाइट मेरोमायोसिन ऐसा कुछ पार्ट्स थे क्या। ये अब आपके माइंड में वो स्ट्राइक करना चाहिए। तो आई थिंक कर भी रहा होगा। तो कैल्शियम बेसिकली
स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम अपने दिमाग से सोचें कि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम वहाँ पे ट्रोपोनिन में बाइंड होता है, और ट्रोपोनिन में बाइंड होकर वो क्या करता है कि ट्रोपोमायोसिन जो है उसको ऐसे झटका देता है। उसको झटका देने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो एक्टिन होता है, एक्टिन तो आपको पता है कि वो एफ एक्टिन होता है, वहाँ पे फाइब्रस एक्टिन, और उस फाइब्रस एक्टिन के जो सिंगुलर पार्ट होते हैं वो ग्लोब्यूलर एक्टिन होते हैं। तो उन ग्लोब्यूलर एक्टिन में जो ग्रुप्स होते हैं जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो अनमास्क हो जाते हैं। तो यही बेसिकली कैल्शियम का फंक्शन है, जितना मुझे याद आ रहा है। आप लोगों को भी आई थिंक यही याद आ रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो पहला वाला ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपीएज बाइंडिंग टू इट। एक्टिवेट्स द मायोसिन, नो 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 नो, ये बिल्कुल गलत है। ये मायोसिन में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। मायोसिन में हाँ होता है, वो वहाँ पे एटीपी बाइंड करने के बाद वो चीज़ होता है। ये इसके साथ कुछ रिलेटेड नहीं है, इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद डिटैचेस द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वो चीज़ होने के लिए एक और एटीपी हाइड्रोलाइज होना पड़ता है, तो ये इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन। अरे भाई ऐसा कैसे होगा, हम तो क्रॉस ब्रिज बनना है ये चाहते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए वाला। तो फोर्थ का आंसर हो चुका है ए। तो यहाँ तक आई थिंक मैंने आपको ओवरऑल जो चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको काफ़ी अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि द पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ। अरे भाई क्या रद्दी सवाल है ये, डेफिनेटली साइनोवियल जॉइंट होगा, इसीलिए तो मूवेबल है। तो क्या ही रद्दी सवाल है, ऐसा सवाल तो मतलब बच्चों का सवाल है, तो इसमें कोई टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ऑलरेडी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लिया है। वहाँ पे थ्योरी फॉर्म में दिया था, यहाँ पे एक्स वाई फॉर्म में दे रखा है, तो काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन है। तो इसीलिए यही है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप ढंग से कर लो तो आपका क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, कॉमन मिलेंगे एग्जाम में। आउट ऑफ एक्स पेयर्स ऑफ रिब्स, तो आउट ऑफ कितने पेयर ऑफ रिब्स है, ये कितने पेयर है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ एक्स नंबर ऑफ रिब्स अगर बोलता तो डेफिनेटली वो 24 होता, लेकिन कितने पेयर है, वो तो 12 पेयर है। तो डेफिनेटली उसी को देखते संग हमारा बी और जो सी ऑप्शन है ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। हमारा ए और डी है, इनमें ही कुछ एक आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि वाई वाला यहाँ पे 5 लिख रखा है। तो मुझे तो जितना याद है कि इस रिब्स में किसी में भी 5 आना नहीं चाहिए। 5 पेयर तो 5 तो अगर डेफिनेटली 5 पेयर ही बोलेगा, क्योंकि 5 तो ऐसे सिंगल नहीं बोल सकता, सिंगल कैसे ही होगा। तो अगर 7 पेयर डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू रिब्स के बारे में कुछ पूछ रहा होगा, जो कि यहाँ पे वर्टिब्रोस्टर्नल है। तो देखते हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ए भी नहीं आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो अलग बात है। तो क्या कह रहा है कि वाई पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स, हाँ मैंने जो बोला वही हुआ, वाई आर पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स। तो डेफिनेटली वहाँ पे 7 पेयर ऑफ ट्रू रिब्स होते हैं, और इसी के साथ हमारा आंसर हो चुका है डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, अब हम चलेंगे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन ऑन क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी। अरे भाई ये तो हमने अभी अभी किया, इसमें क्या ही क्वेश्चन है, ये तो मतलब रद्दी सवाल है। ये कैल्शियम होना चाहिए। आपने देखा होगा कि काफ़ी जो हमारा थ्योरी है रिवीजन हो गया, और इसी के कारण ये जो क्वेश्चंस है बहुत आसान लग रहे होंगे हमारे लिए। हमने इससे पहले वाले जो कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें काफ़ी डिटेल में थ्योरी एक बार रिवाइज भी कर लिया, तो उसी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है अगले वाले क्वेश्चंस। अब हम लोग चलेंगे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ऑस्टियोपोरोसिस आप लोगों को पता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बेसिकली ये जो बोन होता है वो डिसोल्यूट हो जाता है, यानी बोन जो होता है वो थोड़ा बहुत उसमें इरोजन हो जाता है, और वो जो ओवरऑल जो हड्डी है वो उसका मजबूती थोड़ा घट जाता है, वो थोड़ा वीक सा हो जाता है। तो यही बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस है। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि हड्डी जो है उसका थोड़ा डिसोल्यूट हो जाना, उसका वो थोड़ा इरोजन हो जाता है उसका बाहर का लेयर। तो यही बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस है, ये और कुछ खास नहीं है। ये इट्स अ काइंड ऑफ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। जब जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें ये जनरली ज़्यादातर देखा जाता है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम दैट मे ऑकर ड्यू टू। तो ये किस कारण ऑकर हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, और मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार मार्क करूँगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। और जनरली देखा गया था कि 2016 का जो फेज़ 2 वाला था उसमें काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा टफ भी था उस साल। हालांकि अभी तो उस लेवल का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानने में क्या बुराई है, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं।
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक, तो ये बेसिकली कुछ और डिजीज़ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे जो इम्यून डिसऑर्डर है जिससे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होते हैं, ये तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। वहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो कौन सा होता है, वो आपका मायस्थेनिया ग्रेविस जो है उसके बारे में ये बात कर रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये हमें पता है। अच्छा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम, तो उसके साथ तो कुछ भी मुझे यहाँ पे ऐसा खास रिलेशन नहीं दिख रहा है। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, अच्छा ये सुन के आपको मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी मैंने बोला था, वो आपको याद आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, मैंने लास्ट ही लेक्चर पे वो चीज़ बोला था। तो चलो इसको हम लोग अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क पे रखते हैं, आखिरी वाला देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, अरे नहीं नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड कहाँ इसमें होगा, वो तो बेसिकली गाउट में होता है वहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बन जाता है, आंसर आपका बन जाता है ये वाला सी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे ये एक्स्ट्रा एज फैक्ट बोला था कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, तो ये क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन जो होते हैं उसके रिलेटेड होते हैं। अब मैंने वहाँ पे बोला था कि ये जनरली देखा गया है कि फीमेल में ज़्यादातर पाया जाता है। क्यों होता है, क्योंकि फीमेल में जो मेन सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, और जब उनका मेनोपॉज हो जाता है तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेक्स हार्मोन होता है उनका लेवल काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। और लेवल डिक्रीज़ होने के कारण क्या होता है कि उनमें जो बोन में, मतलब बोन का जो हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, बोन डिमिनरलाइजेशन हो जाता है और थोड़ा थोड़ा बहुत डिसोल्यूट हो जाता है, तो बोन वीकर बन जाता है। और यही जो कारण है ऑस्टियोपोरोसिस रोग या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है ये फीमेल में ज़्यादा देखे जाने का। अच्छा, इसके बाद हम लोग जाएंगे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये स्पैज्म होना चाहिए, मसल स्पैज्म, लेकिन स्पैज्म ये नहीं है। मसल स्पैज्म क्या होता है कि वो एक क्या कह सकते हैं, उसमें कुछ मसल का ऐसे ट्रिमर होता है, उसमें मसल ऐसे खिंच जाता है, तो वो स्पैज्म है, ये स्पैज्म नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको एक पता होता है कि मसल जो है हमारे मसल वो ऑल और नन लॉ फॉलो करता है। ऑल और नन लॉ मतलब क्या, उसमें मसल को अगर आप एक पावर स्ट्रोक देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब उसमें जो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में एक टाइम गैप होता है, मतलब मसल क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो पावर स्ट्रोक है, जो आप पावर आप दे रहे हैं उसको लेने के लिए रिसेप्टिव है। लेकिन आप अगर बहुत ही जल्दी जल्दी दो अगर उसमें आप दे देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो एक रिसीव कर रहा है और इमीडिएटली आप दूसरा डाल रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपको जैसे अगर मैं आपके हिसाब से एग्जांपल दूं कि आपको यहाँ पे बोल रहा है कि यार तू फिजिक्स पढ़ ले, अब फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ ले, अरे यार थोड़ा तो सांस तो लेने दे बे, अब फिजिक्स ख़त्म कर ले फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब आप कोई अगर बोल दे कि नहीं यार तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा, आप कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं ना। तो वैसा ही है यहाँ पे कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई, उसमें क्या होता है, उसमें ये इसको आप टीटेनस कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये मैं यहाँ पे फिर से स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या होता है टीटेनी जो है उसके साथ टीटेनस को गलत मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि टीटेनी जो है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी के कारण होता है, तो वो इसके साथ सिमिलर है, लेकिन नहीं, वो डिफरेंट है, वो एक काइंड ऑफ डिजीज़ है, और ये डिजीज़ नहीं, ये काइंड ऑफ कंडीशन है, ये थोड़ी देर बाद रिकवर हो जाता है। यहाँ पे जो टीटेनस है ये डिजीज़ है, लेकिन वो जो टीटेनी है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे मैंने गलत बोला, जो टीटेनस है वो एक कंडीशन है, और टीटेनी जो है, जो क्लॉस्ट्रीडियम टीटेनी के कारण होता है, वो एक डिजीज़ है, तो उसके लिए अलग चीज़ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं इसको अच्छे से मार्क कर दिए ताकि ये वाला क्वेश्चन आप और कभी भी अगर रिपीट होए तो आप गलत ना करो। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे 10th क्वेश्चन पे। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम, तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसका कौन सा वाला इसमें से फंक्शन नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, तो मुझे तो नहीं लगता कि स्केलेटल सिस्टम हीट प्रोडक्शन में कुछ उसमें काम करता है, तो इसमें चलो क्वेश्चन मार्क रखते हैं। लोकोमोशन, डेफिनेटली लोकोमोशन में काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, डेफिनेटली उसमें जो रेड बोन मैरो होता है उसमें एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये भी एक काइंड ऑफ मिनरल है, तो उस कैल्शियम का स्टोर करता है, कैल्शियम स्टोर तो होता है यहाँ पे बोन में, तो ये भी एक काम होगा। तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, ये इसका कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे नॉट चीज़ ध्यान रखना, नॉट है लिखा है। अच्छा, 11th वाला क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट जो जॉइंट है, कौन सा जॉइंट किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं करता। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि साइनोवियल जॉइंट तो बहुत अच्छे से मूवेबल है, तो ये तो नहीं होता। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये तो काइंड ऑफ साइनोवियल जॉइंट ही है, तो ये तो नहीं होगा। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, इन दोनों में कन्फ्यूजन आता है। तो मेन जो चीज़ है, कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट जैसे आप लोग काफ़ी सारे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वगैरह में देखे होंगे, या फिर हमारे रिब्स में जो होते हैं उसमें भी कार्टिलेजिनस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत तो मूव कर लेता है। लेकिन फाइब्रस जॉइंट, अगर हम हमारे जो ब्रेन का जो स्कल जो है, स्कल आप अगर क्रेनियम में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें सूचर होते हैं। तो वो जो सूचर होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि हमारे जो स्कल है, उस स्कल के अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे हिला दे तो वो एक दूसरे के बीच में थोड़ा बहुत मूव कर रहा है? नहीं ना। तो ये इमूवेबल जॉइंट का बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है, और ये फाइब्रस जॉइंट जो है ये इमूवेबल होते हैं। अच्छा, 12th क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज़ काइंड ऑफ फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ये गलत करेंगे ये, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, और कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि when myofilaments slide past each other, myosin filament shorten while actin filament do not shorten। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये उल्टा बोल रहा है। मायोसिन फिलामेंट जब उसमें स्लाइड करता है तो क्या वो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे मायोसिन शॉर्टन होता है? नहीं ना, वहाँ पे तो एक्टिन शॉर्टन होता है। वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स को एक दूसरे के बीच में खींच रहा है, मायोसिन जो है उसका लिंक रिटेन्ड होता है। तो ये तो गलत हो रहा है उसके हिसाब से। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। तो यहाँ पे अगले वाला पार्ट जो है ये तो सही है, लेकिन क्या कह रहा है कि मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर। क्या मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर रहा है? नहीं ना। वहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के बीच में स्लाइड पास कर रहा है, मतलब एक्टिन के बीच में मायोसिन स्लाइड पास कर रहा है, ना कि सिर्फ मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के बीच में स्लाइड पास कर रहा है। कैसे कर लेगा? मायोसिन फिलामेंट तो एक लेयर में है, उसके ऊपर एक्टिन है, नीचे एक्टिन है, तो दोनों मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर तो स्लाइड पास कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टेन एंड स्लाइड पास ईच अदर, तो ये गलत है। एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है वो कभी भी शॉर्टेन नहीं होते, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड तो करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो है कि वो लोग छोटे होते हैं वो गलत है। वहाँ पे बैंड छोटा होता है, ना कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो ये असली है कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन रैदर स्लाइड पास ईच अदर। बहुत ही बढ़िया एक स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने वाली लाइन कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टेन बट रैदर स्लाइड पास ईच अदर। तो क्या शॉर्टेन होते हैं वहाँ पे बैंड शॉर्टेन होते हैं, जो कि आपका लाइट बैंड जो होता है, डार्क बैंड तो एनाइसोट्रोपिक बैंड है तो वो तो छोटा नहीं होता, लेकिन लाइट बैंड जो होता है यानी आपका एनाइसोट्रोपिक बैंड जो, सॉरी डार्क बैंड तो एनाइसोट्रोपिक होता है, लेकिन लाइट बैंड यानी आइसोट्रोपिक जो बैंड होता है वो शॉर्टेन होते हैं। तो यही मेन चीज़ है। तो मैंने आई थिंक आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब हम लोग जाएंगे 13th क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स। ग्लिनोइड कैविटी कौन कौन से दो चीज़ को आर्टिकुलेट करते हैं? तो आपको पता है कि ये हमारा जो पेक्टोरल गार्डल है, पेक्टोरल गार्डल में प्रेजेंट होते हैं, और वो ह्यूमेरस के साथ हमारा जो स्कैपुला है उस स्कैपुला को वहाँ पे अटैच करता है। तो यानी इसका कौन सा वाला आंसर होना चाहिए? इसका हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमेरस के साथ स्कैपुला को करता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे गलत सोच लेते हैं कि ह्यूमेरस के साथ क्लेविकल को होता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे ह्यूमेरस के साथ स्कैपुला जो हमारे शोल्डर ब्लेड है, एक त्रिकोण टाइप का जो बोन है उसके साथ अटैच्ड होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे 14th क्वेश्चन पे। तो 14th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट विद द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अच्छा ठीक है, तो हमें करेक्ट टाइप ऑफ जॉइंट कहाँ पे दे रखा है वो हमें ढूंढना है। तो पहले से देखते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन फ्रंटल एंड पेराइटल। अच्छा, फ्रंटल एंड पेराइटल तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा क्रेनियल है, और उसमें कार्टिलेजिनस बिल्कुल नहीं होते, उसमें फाइब्रस होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। अच्छा, पिवोट जॉइंट, ठीक है, पाइवोट जॉइंट जो होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रे, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ये फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में ही सिर्फ पिवोटल जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये गलत है। अच्छा, ये चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में है इसीलिए सारे जो वर्टिब्रा है उनके एक दूसरे के बीच में ऐसे पिवोट जॉइंट ही होगा, वो नहीं है। हमारे जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो है वो पिवोट जॉइंट है, बाकी नहीं है।
अच्छा, सी वाला ऑप्शन अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पे है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गॉर्ड। नहीं 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 जी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो हमें आंसर तो मिल चुका है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स। हमें पता है कि हमारे जो हाथ में कार्पल्स होते हैं उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। अच्छा, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाई ए मोटर न्यूरॉन ऑकर्स एट वेयर। तो कौन से यहाँ पे जो चार जो ऑप्शन दे रखा है उसमें कौन से जगह पे जो मसल फाइबर होता है उसमें मोटर न्यूरॉन का जो एक्शन है वो अकर कहाँ पे होता है, ये वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जो कि रद्दी सवाल है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा, और कहाँ पे होगा? मसल को स्टिमुलेट करना है, नर्व से स्टिमुलेट करना है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अलावा और कहाँ पे होगा? तुम्हारे दिमाग में होगा? नहीं होगा ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लोकोमोशन इन ह्यूमन। अच्छा, ह्यूमन बीइंग में जो लोकोमोशन है उससे रिलेटेड जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से हमें जो करेक्ट वाला है वो ढूंढना है। द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 10 थोरासिक वर्टिब्री, गलत। 7 सर्वाइकल होता है, फिर 12 थोरासिक होता है, तो ये गलत है, ये यहाँ पे 12 होना चाहिए था। अच्छा, बी वाला क्या कह रहा है कि द जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इज काइंड ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो एडजेसेंट जो वर्टिब्रा होते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम में वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि देखो वहाँ पे वर्टिब्रा के बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है, इसीलिए ही तो हम अपने जो कमर है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ घुमा पाते हैं। अपने गर्दन तो ठीक है, चलो वहाँ पे एटलस एक्सिस के बीच में पिवोट है, लेकिन हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मूव हम कर पाते हैं, इसीलिए हम सो पाते हैं, उठ के बैठ पाते हैं, ये सब कर पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमें करेक्ट ढूंढने को कहाँ है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हाँ, यहाँ पे सी वाला क्या कह रहा है कि ए डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस इन ओल्ड पीपल। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन वाला गलत है। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? ये ईस्ट्रोजन होना चाहिए, ये यहाँ पे ईस्ट्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन होना चाहिए। तो ये थोड़ा हैंड राइटिंग बुरा है, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है एक बार। चलो, तो हमें आंसर तो मिल चुका है, डी होना चाहिए। क्या है डी? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। हमें पता है, इसको हम गाउट कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 17 वाला। क्या कह रहे हैं कि द एज जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। तो मैंने आपको ये गाना गा के पढ़ाया था, वो जो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, वो जो दहलीज है, वो दहलीज वाला जो है यहाँ पे इस चीज़ का ट्रिक है। और दहलीज जो है उसको आप दहमलीज जो है इससे भी याद रख सकते हैं कि एच जोन वहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उस ट्रिक के थ्रू हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि DAH जहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली वो एनाइसोट्रोपिक बैंड के बीच में सेंट्रल गैप होगा। तो पहला वाला ऑप्शन पे ही मुझे दिख रहा है कि द सेंट्रल गैप बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, तो वही यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बैंड के बीच में, यानी एनाइसोट्रोपिक जो बैंड है तो उसके बीच में जो सेंट्रल गैप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एच जोन। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग चलेंगे 18th क्वेश्चन पे। इसके बाद अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत पूरा चैप्टर ही एक बार हमारा इस क्वेश्चन के थ्रू रिविजन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर हमारा ऑलरेडी रिविजन हो चुका है। अच्छा, 18th क्वेश्चन क्या है कि द कैरेक्टरिस्टिक एंड द एग्जाम्पल ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज। अच्छा, इसमें क्या है, कौन सा क्या चूज़ करना है हमें? अच्छा, आई थिंक यहाँ पे मुझे करेक्ट वाला ही चूज़ करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली गलत तो चूज़ करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। अगर गलत चूज़ करने के लिए बोला होता तो डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वही चूज़ करना है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रहा है कि फ्लूइड फील्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो ये वाला तो सही है, क्योंकि एटलस और एक्सिस के बीच में जो पिवोट जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट होता है, और ये एक साइनोवियल जॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर सही चाहता है तो डेफिनेटली ए वाला ही आंसर होगा। बी देखते हैं, लिम्फ फील्ड बिटवीन टू बोन्स लिमिटेड मूवमेंट। नहीं, लिम्फ अगर फील्ड है तो लिमिटेड मूवमेंट कैसे होगा? वो तो बहुत अच्छा से मूव कर पाएगा, वो लिमिटेड मूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है। सी वाला, फ्लूइड कार्टिलेज बिटवीन टू बोन लिमिटेड मूवमेंट, इसका
एग्जाम्पल नी जॉइंट, नहीं नहीं नहीं, नी जॉइंट तो ऐसा नहीं होगा। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट वो हिंज जॉइंट होते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लूइड कार्टिलेज वगैरह नहीं होते, वो बेसिकली नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, तो हमें आंसर तो दिख रहा होगा कि ए ही होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं स्कल बोन में क्या कह रहा है कि फ्लूइड फिल, नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, वहाँ पे फ्लूइड फिल कैसे होगा। तो डेफिनेटली करेक्ट पूछा था और ए वाला यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा, अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने 19th क्वेश्चन पे, जो कि आई थिंक हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमारे अभी अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी है, लेकिन हमारा 20th क्वेश्चन काफ़ी आसपास आ चुका है। तो हमने बहुत अच्छे अमाउंट में क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिया है। 19th क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन्स द अच्छा, इसके बाद 4 ऑप्शन देखने हैं, कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है वो चूज़ करना है। अच्छा, तो पहला वाला क्या कह रहा है कि सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टेन, गलत, सार्कोमियर ही शॉर्टेन होता है। ए बैंड रिमेन्स द सेम, अच्छा ए बैंड यानी डार्क बैंड, जो डार्क बैंड है वो तो रिटेन करता है लेंथ, तो ये सही हो सकता है। अच्छा, ए एच एंड आई बैंड शॉर्टेन, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एनाइसोट्रोपिक बैंड तो वो शॉर्टेन नहीं होता, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन, नहीं, कोई भी फिलामेंट शॉर्टेन नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नो फिलामेंट शॉर्टेन बट दे स्लाइड पास ईच अदर। अच्छा, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। 20th क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर ऑफ मसल इन ह्यूमन। अच्छा, मसल के डिसऑर्डर रिलेटेड हमें पूछा गया है कि कौन सा वाला सही है। पहला क्या कह रहा है कि फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मायस्थेनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग। तो ये मैंने आपसे बोला था कि ये प्रीवियस ईयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने अपने किताब पे लिख रखा था, तो वही से पूछा है। तो आंसर तो पहला ही होना चाहिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो मायस्थेनिया ग्रेविस, तो आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अच्छे से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ही फेलियर हो जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो स्वॉलोइंग होगा वो डिलेड हो जाएगा, वो नॉर्मल स्वॉलोइंग तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर हो रहा है। बाकी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द जॉइंट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, नहीं नहीं नहीं, यूरिक एसिड होता है, यूरिया नहीं होता। क्रिएटिनिन तो क्वेश्चन मार्क है, मुझे पता नहीं है कि क्रिएटिनिन होता है या नहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मुझे ये पता नहीं है। क्रिएटिनिन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या, बोन का इरोजन होना, बोन का डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन विटामिन डी यहाँ पे जो ये कैल्शियम इसमें स्टोर होता है, विटामिन डी के थ्रू आपका कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, तो ये गलत है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल कॉजेज मसल डिस्ट्रोफी, नहीं नहीं नहीं, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये प्योरली इनहेरिटेड डिजीज होता है, तो इसके साथ इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। वो डिस्ट्रोफिन के साथ रिलेशन है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के डिजीज के बारे में दिया गया है, कौन सा करेक्ट है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज रिलेटेड, नहीं नहीं, एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल बिल्कुल नहीं है, ये डिस्ट्रोफिन के कारण होता है, ऑलरेडी हमने देखा है। अच्छा, बी ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, यही करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली। ठीक है, हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हालांकि हाँ, ये चीज़ ठीक है कि आपका जो मायस्थेनिया जो ग्रेविस है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये ठीक है, लेकिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम होता है, ना कि ये मायोसिन फिलामेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये गलत है, इसीलिए गलत है। बाकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ये तक, यहाँ तक तो सही है। अच्छा, गाउट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं नहीं, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कैसे होगा भाई, कैल्शियम तो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये गलत है। तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा, तो हमें मिल चुका है। 22nd क्वेश्चन, तो 22nd क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इज करेक्टली कैटेगोराइज्ड। अच्छा, कौन से वाले जो चीज़ है यहाँ पे करेक्टली कैटेगोराइज्ड है, तो हमें एक एक ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। कैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन, अच्छा ठीक है, कैल्सिटोनिन जो थायरोकैल्सिटोनिन है एंड थाइमोसिन है, उनके बारे में कौन सा करेक्टली, ठीक है करेक्टली पूछा है, तो थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे जो टीसीटी जो है, जो थायरोकैल्सिटोनिन है, वो यहाँ पे बाकी वो तो यहाँ पे ठीक है, बाकी जो यहाँ पे थाइमोसिन जो हार्मोन है ये थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है, ना कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड से। तो काफ़ी यहाँ पे मिसनोमर हो जाता है कि थाइमोसिन तो कुछ थायराइड रिलेटेड ही लग रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। थाइमोसिन जो है ये गलत हो जाता है क्योंकि ये थाइमस से रिलीज होता है। तो कैल्सिटोनिन तो हालांकि थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो थायराइड हार्मोन है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन हमारा गलत। दूसरा पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन, अच्छा ठीक है, टू डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड इन स्टोमैक,
अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो है, ये प्रोलैक्टिन तो एक हार्मोन है, एंजाइम तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और दूसरा जो चीज़ है, ये कुछ ऐसे डाइजेस्टिव यहाँ पे स्टोमक में रिलीज नहीं होता, प्रोलैक्टिन ये एक हार्मोन है, तो वो गलत हो रहा है। अच्छा, तो बी वाला भी गलत निकल गया। सी वाला ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्राइएटेड मसल, तो ये अभी तक तो सही दिख रहा है कि मायोसिन ट्रोपोनिन है, और मायोसिन जो है ये तो स्ट्राइएटेड मसल में प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन भी देता तो भी होता, लेकिन ट्रोपोनिन और मायोसिन जो है ये भी कुछ गलत तो नहीं है, वो ये भी तो बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। तो अभी तक तो यहाँ पे सही दिख रहा है। सिक्रेटिन एंड रोडोप्सिन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो रोडोप्सिन है ये एक पिगमेंट है, हमारे जो रॉड सेल होते हैं आँख में, तो उसका होता है, लेकिन ये हार्मोन नहीं है। तो सी वाला ही आंसर हमें दिख रहा है, काफ़ी डिटेल में मैंने बोल दिया है। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर, अच्छा यहाँ पे कौन सा वाला सही है वो पूछ रहा है, तो हमें एक एक ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा और ऑप्शन के थ्रू जाके चेक करना पड़ेगा। हार्ट इज इनवॉलंट्री, ठीक है। अनस्ट्राइड, नहीं नहीं, हार्ट का कार्डियक मसल एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ मसल होते हैं जो कि इनवॉलंट्री तो होते हैं, लेकिन उसमें स्ट्राइएशन होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। अच्छा, इंटेस्टाइन इज ए स्ट्राइएटेड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्मूथ मसल होना चाहिए, तो बी वाला भी गलत हो रहा है। थाई इज स्ट्राइएटेड, ओके, थाई इज स्ट्राइएटेड, डेफिनेटली इट शुड बी स्ट्राइएटेड क्योंकि ये स्केलेटल मसल है। इट इज़ वॉलंट्री, ठीक है, ये हमारे वॉलंट्री कंट्रोल में होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है सी वाला। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग आ चुके हैं आई थिंक हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि 25th क्वेश्चन तक ही आज हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, तो 24th क्वेश्चन आ चुका है। और आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया सारे ही सही किए होंगे, क्योंकि बिल्कुल एनसीईआरटी से सिंपल आसान सवाल है, तो इसमें कुछ ऐसे परेशानी वाली बात नहीं हुआ होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। 3 of the following pair of human skeletal parts are correctly matched with their respective inclusive skeletal category. One pair is not matched. तो आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर, कौन सा वाला इसमें नॉन मैचिंग है या फिर मिसमैच्ड है सिंपली। पेयर ऑफ स्केलेटल पार्ट्स एंड कैटेगरी, ठीक है। स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटन, जी हाँ ये तो सही है। हमारे जो स्टर्नम है, जो रिब्स है, ये एक्सियल स्केलेटन में आता है, एपेंडिकुलर में तो हाथ पाँव आता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हमारे अगर हम यहाँ पे बी वाला देखेंगे, क्या कह रहा है कि क्लेविकल एंड ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, क्लेविकल कह रहा है और ग्लिनॉइड कैविटी। पेल्विक, अरे यहाँ पे तो पेल्विक नहीं होगा, ये पेक्टोरल गार्डल होना चाहिए, तो ये वाला हमारा मिसमैच्ड है। आंसर काफ़ी सिंपल है, बाकी देखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ ही आज हम लोग अपना प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस का ये सेशन को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं कौन कर पाता है ये लास्ट वाला क्वेश्चन सही। कौन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन, नॉर्मल जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके बारे में कौन सा वाला करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंट थ्रू फाइब्रस जॉइंट, बिल्कुल सही, पहला वाला ही हमें आई थिंक आंसर हमें मिल चुका है, तो कितना अच्छा चीज़ है कि पहले ही हमें आंसर मिल चुका है। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, नहीं नहीं नहीं, ये फर्स्ट वर्टिब्रा क्या होता है, एटलस होता है, सेकेंड वाला एक्सिस होता है। द 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब, बिल्कुल गलत, ये 10th नहीं, यहाँ पे 11th और 12th होना चाहिए, वो वाले पेयर फ्लोटिंग रिब्स या फिर सिंपली वर्टिब्रल रिब कहा जाता है। ग्लिनॉइड कैविटी इज डिप्रेशन टू विच ए थाई बोन, अरे नहीं नहीं नहीं, वो एसिटाबुलम अगर होता तो थाई बोन होता है, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है, तो पहला वाला आंसर है। तो आई थिंक ये आखिरी वाला क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन गलत भी किया होगा तो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि 100% लोगों ने सही किया होगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से एकदम धोनी फिनिशेस ऑफ स्टाइल ऐसे लाइक फिनिश अगर कर लिया है तो आपको बधाई हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सवाल सही किए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। लेक्चर तो नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने इसके थ्रू पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू फिर से रिवीजन ज़रूर कर लिया होगा मेरे साथ। और आई थिंक आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।